बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। गोपाल पढ़ रहा है, सीता ने गीत गाया, सूरज पूरब से उगता है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, गया और उगता है कार्य की होने की सूचना देती है। जिस शब्द में किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना आदि अनेक क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एक धातु के व्यवहार से अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे धातु के लिख, इसके लिखना, लिखत, लिखी, लिखा, लिखे, लिखेगा, लिखूंगा जैसे रूप बनते हैं। इसी प्रकार अन्य कुछ धातुएं हैं जैसे पढ़, उठ, खा, पी, पा, खेल आदि। धातुओं के साथ ना जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, पढ़ के साथ ना जोड़कर पढ़ना, वैसे उठना, खाना, पीना, पाना, खेलना आदि। क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया, राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, गोपाल दूध पीता है। इन वाक्यों में फल, गीत और दूध कर्म है और उनसे संबंधित क्रियाएं सकर्मक है। जिसे क्रिया के साथ कर्म का रहना आवश्यक हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पढ़ना, लिखना, देखना, सुनना, खाना, पीना, गाना, बजाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। अब अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। लड़का हंसता है, वो दौड़ता है, सीता सोई है। इन वाक्यों में हंसना, दौड़ना और सोना क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता। जब क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया का कुछ उदाहरण है, उठना, बैठना, आना, जाना, चलना, दौड़ना, रोना, जागना आदि है। क्रिया के रूप। संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया के मूल रूप में परिवर्तन होता चलता है। कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के कारण क्रिया के रूप में तदनुरूप परिवर्तन होता है। जैसे लिंग के कारण परिवर्तन, राम खेलता है पुल्लिंग में होता है, तो स्त्रीलिंग में जब परिवर्तन होता है तो सीता खेलती है। ये वाक्य का परिवर्तन, खेलता शब्द परिवर्तन होके जब राम शब्द का परिवर्तन होके स्त्रीलिंग में सीता हो गया तो खेलता शब्द का परिवर्तन होके खेलती हो गया, सीता खेलती है। वचन के कारण परिवर्तन, लड़की खेलती है एक वचन में है, बहुवचन में उसका परिवर्तन भी हो जाता है, लड़कियां खेलती हैं। वैसे पुरुष के कारण परिवर्तन, मैं खेलता हूँ, हम खेलते हैं उत्तम पुरुष में, तू खेलता है, तुम खेलते हो मध्यम पुरुष में, वो खेलता है, वे खेलते हैं अन्य पुरुष में भी परिवर्तन हो जाता है वाक्यों का। क्रिया के काल। क्रिया में काल प्रमुख है। इसे क्रिया के करने या समय का बोध होता है। जैसे राम खाता है, राम खाएगा, राम ने खाया। इन वाक्यों में कर्ता राम के द्वारा खाने की क्रिया विभिन्न समयों में होने की सूचना मिलती है। इसके कारण ही क्रिया के रूप में भिन्नता आई है। क्रिया के इस रूपांतर को काल कहते हैं। इससे क्रिया के व्यापार, उसकी पूर्णता, अपूर्णता, भविष्य में होने आदि का बोध होता है। इस प्रकार काल के तीन भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, दो भूतकाल, तीन भविष्यत काल। पहले वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। राम लिखता है, हरि जा रहा है, गोपाल रोता है, गोपाल रोता होगा। इन वाक्यों से वर्तमान समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ऊपर दिए गए प्रथम वाक्य जो राम लिखता है उसमें साधारण रूप से क्रिया का होना प्रकट होता है, इसलिए ये सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं। द्वितीय वाक्य में वर्तमान काल
में क्रिया की असमाप्ति का बोध होता है। जैसे द्वितीय वाक्य हरि जा रहा है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तीसरे वाक्य में गोपाल रोता हो, वर्तमान काल में क्रिया के होने का संभावना अधिक रहती है, इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। चौथे वाक्य गोपाल रोता होगा, इसे संदेह पाया जाता है, इसलिए इसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के रूपावली इस प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग एकवचन बहुवचन और स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन। सामान्य वर्तमान में पुरुष में पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ती है। मध्य पुरुष में तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तू पढ़ती है, तुम पढ़ते हो। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ती हैं। उद्यम पुरुष में वो पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, वो पढ़ती है, वे पढ़ती है। पुल्लिंग एकवचन बहुवचन और स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन में होता है। जैसे अपूर्ण वर्तमान में उत्तम पुरुष में मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, हम पढ़ रही है। मध्यम पुरुष में तू पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तू पढ़ रही है, तुम पढ़ रही हो, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही है। अन्य पुरुष में वो पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रही है, वे पढ़ रही है। वैसे नंबर ग नंबर में संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, हम पढ़ती हो। मध्यम पुरुष में तू पढ़ता हो, तुम पढ़ते हो, तू पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो। आप पढ़ते हो, आप पढ़ती हो। अन्य पुरुष में वो पढ़ता हो, वो पढ़ाते हो, वो पढ़ाती है, वो पढ़ाती हो। अब संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान उत्तम पुरुष में मैं पढ़ता हूँगा, हम पढ़ते होंगे, मैं पढ़ती हूँगा, हम पढ़ते होंगे। मध्यम पुरुष में तू पढ़ता होगा, तुम पढ़ते होंगे, तू पढ़ती होगी, तुम पढ़ती होंगी। अन्य पुरुष में वो पढ़ता होगा, वे पढ़ते होंगे, वो पढ़ती होंगी, वे पढ़ती होंगे। अब भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पत्र लिखा, राम कटक गया, वो फल खा रहा था। इन वाक्यों से बीते हुए समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। 1 सामान्य भूत, 2 आसन्न भूत, 3 पूर्ण भूत, 4 अपूर्ण भूत, 5 संदिग्ध भूत और 6 हेतुमत भूत। वैसे सामान्य भूत में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के सामान्यता का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसका सामान्य भूतकाल का रूपावली उत्तम पुरुष में मैं गया, हम गए, मैं गई, बहुवचन में हम गए। और मध्यम पुरुष में एक वचन में तू गया, बहुवचन में तुम गए। स्त्रीलिंग में ऐसे स्त्रीलिंग में भी तू गई और बहुवचन में तुम गए, आप गए, आप गए। अन्य पुरुष में वो गया, वे गए, वह गई और वे गई। उपर्युक्त रूपावली से यह स्पष्ट है कि क्रिया अकर्मक हो तो सामान्य भूतकाल में वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया सकर्मक होने पर कर्ता में ने विभक्ति चिन्ह लगता है और क्रिया का रूप पुल्लिंग एकवचन में होता है। जैसे मैंने खाया, हमने खाया, तूने खाया, तुमने खाया। किंतु वाक्य में कर्म हो तो कर्म के लिए लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे उदाहरण देखो, पुल्लिंग में मैंने केला खाया, पुल्लिंग बहुवचन में मैंने केले खाए। और स्त्रीलिंग एकवचन में मैंने रोटी खाई, स्त्रीलिंग बहुवचन में मैंने रोटियां खाई। आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार की आसन्न समाप्ति की सूचना मिलती है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसके रूपावली इस प्रकार के होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं गया हूँ, बहुवचन में हम गए हैं। स्त्रीलिंग में मैं गई हूँ और बहुवचन में हम गए हैं। मध्य पुरुष में तू गया हो, तुम गए हो, तू गई है और तुम गई हो, आप गए हैं, आप गई हैं। अन्य पुरुष में वो गया है, वो गए हैं, वो गई है और वे गई है। सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों में वचन के अनुसार है और है जोड़कर आसन्न भूतकाल में रूप बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मैंने केला खाया है, मैंने केले खाए हैं। अब पूर्ण भूत के बारे में पढ़ेंगे।
जिससे क्रिया पेपर के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं। क्रिया के सामान्य भूतकाल के रूपों में लिंग और वचन के आधार पर था, थे, थी लगाकर पूर्णभूत के रूप बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण, अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन में मैं गया और बहुवचन में हम गए थे। स्त्रीलिंग एकवचन में मैं गई थी और बहुवचन में हम गई थी। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन में मैंने केला खाया था, पुल्लिंग बहुवचन में मैंने केले खाए थे। स्त्रीलिंग एकवचन में मैंने रोटी खाई थी, स्त्रीलिंग बहुवचन में मैंने रोटियां खाई थी। अब अपूर्णभूत के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के समाप्त न होने का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूत के दो मुख्य रूप होते हैं। जैसे उदाहरण, पुल्लिंग एकवचन अकर्मक क्रिया में मैं जा रहा था, मैं जाता था। बहुवचन में हम जा रहे थे, हम जाते थे। स्त्रीलिंग एकवचन में मैं जा रही थी, बहुवचन में हम जा रही थी। मैं जाती थी एकवचन में और बहुवचन में हम जाती थी। सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एकवचन में मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता था। पुल्लिंग बहुवचन में हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ते थे। स्त्रीलिंग एकवचन में मैं पढ़ रही थी, मैं पढ़ती थी। स्त्रीलिंग बहुवचन में हम पढ़ रही थी, हम पढ़ती थी। अब संदिग्ध भूत के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अकर्मक में मैं गया हूँगा, हम गए होंगे। मैं गई होंगी, हम गई होंगे। सकर्मक में मैंने केला खाया होगा, हमने केले खाए होंगे। मैंने रोटी खाई होगी, हमने रोटियां खाई होगी। हेतुयुक्त मदभूत क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया होने वाली थी पर किसी कारण न हो सके उसे हेतुयुक्त मदभूतकाल कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं। जैसे पुल्लिंग एकवचन में पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, बहुवचन हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एकवचन में मैं पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती, बहुवचन में हम पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाते। वैसे पुल्लिंग एकवचन द्वितीय पुरुष में मैंने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गया होता। पुल्लिंग बहुवचन में हमने पढ़ा होता तो हम उत्तीर्ण हो गए होते। स्त्रीलिंग एकवचन, स्त्रीलिंग द्वितीय पुरुष एकवचन में मैंने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गई होती। स्त्रीलिंग बहुवचन में हमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गए होते। भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। मैं हंसूंगी, राम पढ़ेगा, सीता नाचेगी। इन वाक्यों में आने वाले समय में क्रिया का होना सूचित होता है। क्रिया के इस रूप को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के तीन भेद होते हैं: सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतुयुक्त मद भविष्य। पहले सामान्य भविष्य की रूपावली देखेंगे। सामान्य भविष्य उत्तम पुरुष एक वचन में मैं पढ़ूंगा, बहुवचन में हम पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग एक वचन में उत्तम पुरुष मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे। बहुवचन में हम पढ़ेंगे। वैसे मध्यम पुरुष मैं पढ़ेगा, बहुवचन में तुम पढ़ोगे, आप पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग में तू पढ़ेगा और तुम पढ़ोगे। अन्य पुरुष में हम पढ़ेगा, मैं पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेगी, वे पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्य उत्तम पुरुष में मैं पढ़ूं, हम पढ़े, तू पढ़े, तुम पढ़े, वो पढ़े, वे पढ़े। हेतुयुक्त भविष्य की रूपावली संभाव्य भविष्य की रूपावली की तरह इस तरह का होता है। जैसे संभाव्य भविष्य का रूपावली होता है वैसे हेतुयुक्त भविष्य की रूपावली भी होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।